हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? बढ़िया सर, एकदम बढ़िया। अपने आप ही जवाब दे देते हो, अपने आप ही सवाल पूछ लेते हो। देखिएगा, आप कम्युनिकेशन अगर लाइव सेशन में होता तो मैं आपसे जो है जवाब भी ले लेता, पर मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे जो सारे व्यूअर्स हैं वो स्वस्थ होंगे, खुश रहे होंगे और खुश होंगे, और बाज़ार से पैसा तो बना ही रहे होंगे, और नहीं बना रहे होंगे अभी तो आगे बनाओगे। और पहला सवाल मैं आज आपसे कर रहा हूँ। आप मेरे को एक बात बताना कि मेरा चैनल आप किस कारण की वजह से देखते हैं। मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि भाई आप मेरा चैनल देखते हैं, इसके लिए मैं आपको तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। बट मैं आज आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, आप क्यों देखते हैं? कोई ऐसी बात है कि आप जो मेरा चैनल देखते हैं, जो दूसरे चैनल से मेरे चैनल को जुदा करती है, वो बात क्या है? अगर आपको कोई लगता है और नहीं है, सारे चैनल एक से होते, तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिखने की कोशिश करना। आजकल जो है आप लोगों को लगता होगा कि रविंद्र सर मंदी में, बट मैं आपको हकीकत बताऊं तो पिछले 2.5 साल के अंदर, पिछले 2.5 यानी कि मार्च 2020 के बाद आज की तारीख में मैं सबसे ज़्यादा तेजी में हूँ। लेकिन बस बात यह है कि मैं इंडेक्स में तेजी में नहीं हूँ, मैं स्टॉक में तेजी में हूँ। और वो स्टॉक आपको पता है, मार्क्स एंड फार्मा। मेरी वाइफ भी आज मुझसे सवाल कह रही थी कि जितने भी फ़ोन पे आपकी कॉल्स होती हैं, जिनसे भी आप बात करते हो, और अगर वो कोई पूछते हैं आपसे कि भाई कौन सा शेयर लेना है, तो आज जितने भी आपके हितैषी हैं आप सबको बोलते भाई मार्क्स एंड फार्मा उठा लो। ऐसा क्यों? आपने हमारे को भी प्रेजेंटेशन दी थी, हमारे को भी समझ में आ गई, तो आपकी वीडियो में और लोगों को तो समझ में खैर आती होगी। पर ऐसा क्यों है कि आप एक ही शेयर्स के पीछे इतना बुलिश है? तो और सबको आप सजेस्ट कर रहे हो। मैंने कहा जो चीज़ मैं अपने बच्चों को एडवाइस कर सकता हूँ, जो मैं अपने लिए एडवाइस ले सकता हूँ, जिसको मैं अपने लिए सुखद मानता हूँ, अगर मैं उस पर 100% कॉन्फिडेंट हूँ तो मैं उसको दिल खोल के बोल सकता हूँ। और मैं दिल खोल के जब बोलता हूँ तो मैं ये भी बोलता हूँ भाई मैं तो रिस्क ले रहा हूँ और मुझे रिस्क के सामने रिवार्ड ज़्यादा नज़र आ रहा है। और वो चर्चा मैंने आपके साथ बहुत बार की भी है। तो मैं लेकिन एज एडवाइज़र अगर आपसे बात करूँ तो भाई मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ, आपको टू बी वेरी फ्रैंक। आप जो भी निवेश करें अपने फाइनेंशियल एडवाइजर सलाह लें जो सेबी रजिस्टर्ड हो या जो भी रेगुलेशन हो उसके अकॉर्डिंग। मैं एजुकेशनल पर्पज से आपके साथ सारी इंफॉर्मेशन शेयर करता हूँ, अपने व्यू शेयर करता हूँ। आपको अच्छे लगते हैं गुड एंड वेल, खराब लगते हैं कमेंट में कर दिया करो यार खराब लगा सर आपकी बात। बट भाई मैं जो बोलता हूँ ना, जो मेरे ऊपर खुद अप्लाई हो सकती है, जो शेयर्स मैं अपने बच्चों को खरीदवा सकता हूँ ना, मैं उन शेयर्स के ऊपर ही राय देता हूँ, या जो शेयर्स मैं खुद खरीद सकता हूँ। तो सिंपल सी बात यह है कि मैं मार्क्स एंड फार्मा बुलिश क्यों भाई, इसमें ना कोई थ्योरी नहीं है कि भाई कोई ऐसा फॉर्मूला है कि जिसकी वजह से वो मार्क्स एंड फार्मा मुझे अच्छा लग रहा है। मैं आप एक सिंपल कॉमन सेंस बताता हूँ यार, कंपनी का मालिक 74 रुपये में शेयर खरीद रहा है, बाजार में 67 रुपये का भाव है, 67 का। एक बाजार का जो दिग्गज, फार्मा का दिग्गज इंटरनेशनल प्लेयर है, वो जो है वो 74 में खरीद रहा है, हम 67 में खरीद रहे हैं। और इसके बाद कंपनी की पी वैल्यूएशंस देख लो, ग्रोथ देख लो, प्रमोटर का रिकॉर्ड देख लो, उन सब पैरामीटर्स पे मुझे कोई कमी नजर ही नहीं आती। मैंने अपने एक सीए मित्र को जो है एक काम दिया, और मैंने हालांकि 2-3 लोगों को दिया था ये, और मैंने 2-3 लोगों को ये काम दिया। और वो काम क्या था, मैंने कहा यार ये मार्क्स एंड फार्मा है, इसके फाइनेंशियल एनालिसिस में आप मेरे को वैल्यूएशन प्राइस के हिसाब से, ऐसा नहीं कि आपको क्योंकि कोई चीज़ अगर मार्क्स एंड फार्मा या 100 रुपये का होता मेरा व्यू अलग हो सकता था, लेकिन 67 का भाव है, मैं उसके हिसाब से बात करूँ। तो मैंने कहा इसके भाव को देखते हुए इसमें कमी निकाल के देना मेरे को, आप मेरे को कमी बताओ कि मैं एक क्रिटिकल एनालिसिस कर सकूं, क्योंकि मुझे तो सब चीज़ अच्छी लग रही है, मैं तो इसका पास्ट भी पढ़ लिया सब कुछ देख लेने के बाद, और मुझे एक कंप्लीट टर्न अराउंड स्टोरी लग रही है। आप अपना राय दीजिए। तो उनमें से एक मित्र हैं, उन्होंने मेरे को मैसेज किया व्हाट्सएप पे, कॉन्ट्रैक्ट नोट। मैंने कहा ये क्या है? ये कहते हैं ये शेयर्स मैंने खरीदे मार्क्स एंड फार्मा के, ये आपका जवाब है।
और एक दो जो हमारे फ्रेंड्स हैं उन्होंने कुछ सवाल रेज भी किए थे कि ऐसा नहीं सर, इतनी जल्दी कैसे हो जाएगा। तो मैंने कहा ठीक है, देखो कुछ इफ एंड बट्स तो रहने भी चाहिए। अगर इफ एंड बट्स नहीं रहेंगे तो कितने दिनों में हो जाएगा, कितने में होगा। मैंने कहा कि मेघमनी भी हमने 4-5 साल रखा और उसमें भी अगर हमने पैसे बनाए, और वहाँ पे तो प्रमोटर की क्रेडिबिलिटी पे भी रोज़ सवाल उठते थे सोशल मीडिया पे, तो हमने वैल्यूशंस के दम पे वहाँ पे पैसे बना लिए। तो यहाँ पे तो वैल्यूशन भी फेवर में है, सेक्टर भी डिफेंसिव है। दूसरी बात, प्रमोटर का रिकॉर्ड भी अभी तक तो जो चाल चलन देखा है पिछले 20 साल के रिकॉर्ड में, वो भी ठीक लग रहा है। और सबसे खास बात क्या कि एक फिल्म का डायलॉग मुझे याद आया, तो मैं जो मैंने डायलॉग बोला मैडम को, मैंने कहा यही देखो यहाँ पे ना ये रुपए में छापते हैं, रुपए में बनाते हैं और डॉलर में छापते हैं। बोले जी मैं समझी नहीं। मैंने कहा रुपए में दवाई बनाते हैं गोवा में और डॉलर में दवाई बेचते हैं, US डॉलर के अंदर और ऑस्ट्रेलियन डॉलर के अंदर और ब्रिटेन के पाउंड के अंदर। तो मैंने कहा कि यही सारा गेम है। तो जब पहले आज से अगर 20-25 साल पहले कोई विदेश चला जाता था तो वहाँ पे जो डॉलर्स जब लेके आता था तो एक अलग तरीके का अट्रैक्शन रहता था। हालांकि आजकल वो करेंसी का इतना अट्रैक्शन नहीं है, लेकिन कुछ कंट्रीज़ में आप घूमने जाओगे अभी भी तो वहाँ पर डॉलर की जो एक्सेप्टेंस है ना वो बहुत ज़बरदस्त है। मतलब उनकी करेंसी मतलब इतनी ज़्यादा डेप्रिशिएट हो गई कि हर व्यक्ति जो है डॉलर लेने के लिए तैयार रहता है या बेताब रहता है। एक समय तो ऐसा हो गया था जब सोवियत संघ का बंटवारा हुआ तो रशिया के अंदर भी ये सिमिलर सिचुएशन थी कि रूबल कोई हाथ ही नहीं लगाता था। सब लोग कहते थे, जो रशिया के लोग थे वो भी डिमांड करते थे डॉलर की। तो हालांकि अभी डॉलर इंडेक्स ऊपर से कमज़ोर हो गया। और जब गोरे यहाँ पे पैसे लगा रहे हैं हमारे जो बिज़नेस के अंदर, मतलब जिसमें हम पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं अभी, तो देखिएगा शेयर बाज़ार में रिस्क तो है, ये तो हमें भी पता है, बट रिस्क के सामने रिवार्ड को हम कैलकुलेट करते हैं, उसकी वजह से रिस्क ले रहे हैं। और गोरे अगर यहाँ पे पैसे लगा रहे हैं तो कुछ गोरे ऐसे भी हैं जो हमारे मोदी साहब के जो है बदनाम करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो उसी कड़ी में आपको पता है कि डॉक्यूमेंट्री जो है बनी है, हालांकि यूट्यूब के ऊपर वो अब प्रतिबंधित कर दी गई है। BBC ने वो वीडियो जो है हमारी मोदी साहब की जो है इमेज ख़राब करने की पूरी कोशिश की है, एक नैरेटिव सेट करते हैं। तो गोरे लोगों से हालांकि हमें डर भी लगता है, लेकिन गोरे लोग जब निवेश कर रहे होते हैं तो वो हमारी कंपनी पर विश्वास करते हैं, तो वो भी एक पॉजिटिव है। जनरली तो गोरों ने हमारे ऊपर राज ही किया है। और अभी भी FIIs जो है आज जो माल बेच के जा रहे हैं ना, आप में से बहुत सारे लोगों को लगता होगा FIIs बेच रहे हैं, भाई वो तो अपना ब्याज भी बेच रहे हैं। वो तो प्रॉफिट का ना 2-3% हिस्सा भी नहीं बेचा उन्होंने भी, वो तो अपना प्रॉफिट ही बेच रहे हैं। उनकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू निकालोगे तो उनके पास तो HDFC बैंक की 2 रुपये, 3 रुपये, 5 रुपये की कीमत का होगा, उनके पास तो टाइटन ही 1-1.5 रुपये की कीमत का होगा। उतना तो वो डिविडेंड में खा चुके हैं जो उसकी कीमत है। तो आप में से बहुत लोगों को लगता होगा कि अरे सर ये कितना बेच देंगे। अभी भी कंपनीज के पोर्टफोलियो देखोगे तो आपको पता चलेगा कि गोरों के पास अभी भी बहुत पैसा जो है कंपनीज के अंदर, जो हमारी निफ्टी 50 की कंपनी है उन्हें बहुत बड़ी निवेश है अदर देन पब्लिक सेक्टर कंपनीज। तो सर ये तो हो गई बात। तो आपने आज पॉलिटिक्स की भी बात कर ली, मैंने पॉलिटिक्स की बात नहीं की है, मैंने बात ये की है कि किस तरीके से बाहर के लोग इंडिया के बारे में नैरेटिव सेट करते हैं। और आजकल कुछ और चर्चा भी चल रही है, मुद्दे और भी चल रहे हैं, लेकिन उन पे हम नहीं जाते हैं। और हम बात करते हैं लक्ष्मी जी की। तो देखिए जी, लक्ष्मी जी है ना अपना घर बदलती रहती हैं, ये आपने सुना भी होगा, ये वास्तव में होता भी है। तो स्टॉक एक्सचेंज में भी ऐसा ही होता है, सेक्टर जो है बदल लिए जाते हैं और दूसरे सेक्टर के अंदर मूवमेंट आनी शुरू होती है, वेल्थ एक सेक्टर से निकलती है दूसरे सेक्टर में चली जाती है। तो लक्ष्मी जी जो है अपना घर बदलती रहती है, और लक्ष्मी जी का जो घर बदलने का जो सिलसिला वो अभी भी जारी है और वो हमेशा निरंतर रूप से जारी रहेगा। तो अभी मुझे जो पर्सनली ऐसा लगता है कि बैंकिंग सेक्टर के अंदर लक्ष्मी जी काफ़ी मेहरबान है और बैंकिंग सेक्टर्स के रिजल्ट भी अच्छे रहे हैं। लेकिन कुल मिला के मुझे ऐसा लगता है कि जो पिछले 5-7 साल या वो पिछले 10 साल के अंदर जो स्पेशलिटी केमिकल बिजनेस है उसके अंदर लक्ष्मी जी काफ़ी मेहरबान रही हैं, और उस मेहरबानी का जो है समय शायद थोड़ा सा समाप्त होता हुआ लग रहा है, क्योंकि स्पेशलिटी केमिकल में बहुत बड़े एक्सपेंशंस भी हुए हैं और उन एक्सपेंशंस के बावजूद भी जो है कंपनीज की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो अब डेंट कर सकती है, अगर वो जो कैपेसिटी एक्सपेंशन उन्होंने किया उसमें जो फंड जो है उन्होंने लगाए अगर उसकी डिमांड रेज नहीं हुई तो इस क्वार्टर के अंदर स्पेशलिटी केमिकल कंपनीज के रिजल्ट काफ़ी ख़राब आते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा टेक्सटाइल्स के जो बिजनेसेस हैं उनमें भी जो है चैलेंजेस देखने के लिए मिल रहा है। इसके अलावा जो कंज्यूमर रिलेटेड बिजनेस हैं जो 80-90 की पी के ऊपर थे वो भी शायद डिजर्व करते हुए नजर नहीं आएंगे। इवन सिनेमा घर के जो शेयर्स हैं, मल्टीप्लेक्सेस के जो शेयर्स हैं वो बहुत रिच वैल्यूशंस पे हैं। तो जब आप अपना
निवेश करें तो उन वैल्यूशंस को जरूर तरजीह दें। मैं बात हमेशा बस यही कहता हूँ, क्योंकि वैल्यूशंस क्या होते हैं, लक्ष्मी जी तो अपना घर बदल लेती हैं, और लक्ष्मी जी क्या होती हैं कि एक बार 80, 90, 100 की पी पे चली जाती हैं, तो आप सब लोग उनके शेयर्स खरीद लेते हो, बाद में लक्ष्मी जी घर बदल लेती हैं, और लक्ष्मी जी हमेशा वैल्यूशन को तरजीह देती हैं। यानी कि मेहनत कश इंसान के साथ जो है लक्ष्मी जी जो है विराजमान रहती है, और वो मेहनत दोनों तरीके की होती है, शारीरिक भी और मानसिक भी। और जो लोग रिस्क टेकर्स होते हैं वो जब अपना बिजनेस अच्छा करते हैं तो लक्ष्मी जी काफ़ी अच्छे तरीके से मेहरबान होती है, जिसको हम बोलते हैं टर्न अराउंड बिजनेस। तो जो टर्न अराउंड बिजनेसेस हैं उसी के ऊपर आजकल मैं ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ। हो सकता है मैं आउट ऑफ द बॉक्स जाके भी आपके साथ बात कर रहा हूँ, और जो ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट के प्रिंसिपल्स हैं मैंने उनके बाहर जाके भी वो शेयर्स के अंदर इन्वेस्टमेंट की है, और मैं बेबाक तरीके से बोल रहा हूँ, और मेरी अगर तेज़ी की कॉल है तो है, ठीक है जी, मैं उससे आश्वस्त हूँ। तो सर अब मार्केट का आउटलुक हो जाए। आपकी बातों में तो मज़ा आ रहा था, लेकिन मज़े के साथ साथ सर कुछ चर्चा भी हो जाए। निफ्टी 18,027, बैंकों के रिजल्ट अच्छे आए हैं, चढ़ा लो एक बार बाजार को ऊपर। देखो बाजार ऊपर चढ़ा लो, इकोनॉमी नहीं चढ़ रही, बेसिक जो इंडिकेटर्स हैं वो ख़राब है। और भाई बैंक अभी अच्छा कर रहे हैं ना, जिन लोगों को पैसा तुमने दिया है ना, ठीक है, ऐसा हमने पहले भी देखा था 7-8 साल पहले। 7-8 साल पहले भाई बैंकों के शेयर बहुत अच्छे चल रहे थे, सबको उधार देते रहे, बाद में पता चला 1-1.5 साल में पैसा ही वसूल नहीं हुआ। तो अब बात यह कि रिटेल ने कभी पैसा तो डिफ़ॉल्ट किया नहीं, बट भाई रिटेल के घर में अगर खाने पीने का सामान नहीं होगा या उसकी बेसिक नीड्स की जरूरत नहीं होगी तो बैंकों का फाइनेंस नहीं लौटा पाएंगे। मिडिल क्लास आज भी अपनी इनकम का 20% केवल EMI भरने के लिए यूज़ करता है। तो ये ध्यान रखिएगा, इकोनॉमी में किसी भी तरीके का स्लो डाउन हो गया, NPA बहुत तेज़ी से बढ़ेंगे, और अब क्या रिटेल वाले बढ़ेंगे। और रिटेल वाले में दिक्कत बहुत है, क्योंकि रिटेल के लोन बड़े छोटे होते हैं, लेकिन उसकी रिकवरी के लिए भी आप मेहनत करोगे ना तो उससे ज़्यादा रिकवरी की कॉस्ट आ जाती है। तो ये ध्यान जो बैंकों को रखना पड़ेगा। और अल्टीमेटली बैंकों ने जो रिटेल में ही पैसा बांटा है ज़्यादातर तो, और जो होलसेल बैंकिंग है वो सब भी जो है पैसे के प्यासे हैं इस टाइम पर, सबको पैसा चाहिए भाई धंधा उठाने के लिए। तो धंधा उठाने के लिए सबको पैसा चाहिए, लेकिन अब वो चलेगा, पैसा वापस लौटाया जाएगा नहीं लौटाया जाएगा, ये अगले 1-1.5 साल में पता चलेगा। तो जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो इस बात को भी ध्यान रखते हैं, वो आपकी तरह आज की खाली पी रेशियो को नहीं देखते हैं। जो पी रेशियो 50 की पी रेशियो कोटक महिंद्रा बैंक की होती थी वो आज आधी पी वैल्यूएशंस पर ट्रेड कर रहा है। और इसी तरीके से आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि आपके लिए नया नहीं है। आप ये देखिएगा कि बजाज फाइनेंस के साथ पिछले 3 महीनों में क्या हुआ है, आपको बहुत बढ़िया लर्निंग मिलेगी। जो लोग ये कहते हैं कि रिजल्ट खराब नहीं है बजाज फाइनेंस के, लेकिन बजाज फाइनेंस से लर्निंग क्या मिली आप ये बताओ मुझे, कि भाई अगर हाई पी वैल्यूएशन दी और ग्रोथ थोड़ी सी गई, भाई PD रेटिंग हो जाती है। तो आप में से बहुत सारे लोग कह रहे हैं सर आप इस तरीके का व्यू कर, भैया मैं व्यू इसीलिए रखता हूँ क्योंकि मुझे इंडेक्स की अभी भी पी वैल्यूएशंस निफ्टी की बहुत ज़्यादा लग रही है। निफ्टी को तो केवल बैंक निफ्टी स्टॉक्स ने संभाल रखा है। अगर बैंक निफ्टी स्टॉक्स में प्रॉफिट बुकिंग आ गई ना भाई, फिर निफ्टी को 17,400 से पहले कोई नहीं रोक सकता। बट जब तक बैंकों में दम है तब तक आप एंजॉय करते रहिए। मुझे ये लगता है इस हफ्ते का आउटलुक ऊपर ले लो, लेकिन भाई एक्सपायरी बुधवार को है इस बार, तो प्रॉफिट बुकिंग जो है आनी लाजमी है। बजट तक आप हो सकता है कि बाजार को साइडवेज रख लोगे ज़्यादा से ज़्यादा। बाजार को करेक्ट होना है, बाजार को करेक्ट होना है, और करेक्ट होने के रीजंस मैंने आपको पहली पार्ट में आपको बता दिए। भाई प्रॉफिटेबिलिटी नहीं है, बिजनेस नहीं है, जो प्रमोटर है वो खुद फंसे हुए हैं, वो कि यार हमने इन्वेस्टमेंट कर दी इसकी रिटर्न कैसे निकालेंगे। तो जिस तरीके से बड़े ऊपर के प्राइस पे आपने शेयर्स लगा दिए, पैसे लगा दिए, आप खुद सोच रहे हो यार मैंने बजाज फाइनेंस 6,000 का ले लिया, 7,000 का ले लिया, अब क्या करूँ। ये स्पेशलिटी केमिकल का शेयर यार मैंने 4,000 का ले लिया, अब तो 2,500 रुपये हो गया, अब मैं क्या करूँ। तो भाई ये जो आप सोच रहे हो ना, प्रमोटर भी यही सोच रहा है। तो प्रमोटर को तो पहले से पता होता है, और जिन कंपनीज में प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग पिछले 1 साल में घटाई उन स्पेशली ध्यान रखिएगा, अभी थोड़े समय दूर रहना है। निफ्टी का चार्ट क्या बन रहा है भाई, निफ्टी का चार्ट तो बहुत बढ़िया बन रहा है सर, बढ़िया बन रहा है। सारी दुनिया ना आपको तेजी खिला रही हो कि मैं सोशल मीडिया ज़्यादा ट्रैक करता नहीं हूँ, बट मुझे पता है जैसे बैंकों के रिजल्ट देखे होंगे ना, सारी दुनिया ने आपको 18,800 तक के, 19,000 के, 20,000 के, 21,000 के टारगेट देने दोबारा शुरू कर दिए होंगे। कम से कम 18,500 के तो दे ही दिए होंगे। मैं भी मानता हूँ 18,400 तक आ सकता है बाजार, पर सस्टेनेबल तेजी नहीं है। ट्रेड करो, पैसा लो, निकल जाओ।
यही है तरीका। और सबसे खास बात ये कि बाजार अभी रेंज में चल रहा है, तो इस समय पर जो सबसे अच्छे पैसे बने हैं वो दोनों साइड की ऑप्शन बेच के बने हैं। बाजार ऊपर की तरफ जाए तो मुझे लगता है कि कॉल बिकती हुई नजर आएंगी, और बड़े प्लेयर स्मार्टली पैसा बना रहे हैं। उनको पता भाई हमें क्यों ज़्यादा तेजी मंदी करनी, बट ऊपर के लेवल पर वो अपना माल ऑफलोड करेंगे, ये पक्का है। मैंने भी अल्ट्राटेक इंडेक्स का शेयर है, आपको बता दिया कितना मार्जिन कितने तरीके से गिरे। आपको रिलायंस का प्रॉफिट देखो ना, पिछले साल का प्रॉफिट, इस साल का प्रॉफिट, भाई रिलायंस का आपको कोई एनालिसिस बताएगा नहीं, क्योंकि जिन चैनल्स को आप देखते हो ना उनको ओन ही रिलायंस करता है। यानी कि जो 30 से 50% के बीच के जो मीडिया है वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ना रिलायंस ग्रुप से एसोसिएटेड है। तो जो नैरेटिव सेट होता है, जैसे अभी बीबीसी मोदी जी के लिए नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रही थी, उसी तरीके से जो है मीडिया के अंदर भी एक नैरेटिव सेट किया जाता है। और तो फिर आप मेरे को बोलोगे अरे सर आप भी तो मार्क्सन का नैरेटिव सेट कर रहे हो। भाई मैं नैरेटिव सेट नहीं कर रहा हूँ, मैं अपना बता रहा हूँ, मेरे अपने पैसे लगे हुए हैं, और अब आपकी मर्जी है, कोई ज़रूरी थोड़ी ना है कि आप मेरे ऊपर यकीन करें। और यहाँ पर जाने के बाद फिर भाई ये नीचे ही, ठीक है जी, थोड़ा सा ऊपर ले जाने तो सस्टेनेबल नहीं है भाई, बाजार से पैसा निकल रहा है और प्रॉफिट आ नहीं रहे। अब प्रॉफिट पैसा जाएगा कहाँ? अरे पैसा अपनी जगह ढूंढ लेता है जहाँ वैल्यूशंस होती हैं, वो दूसरी एसेट्स क्लास। गोल्ड देख लो ना, $1800 पे चल रहा था, अभी $1930 का भाव है। और ये भी मैंने आपके साथ चर्चा की थी, 1 महीना हुआ, मैंने कहा गोल्ड तेज लग रहा है मुझे, तो वहाँ से गोल्ड में बहुत अच्छी तेजी हुई। कुछ सब्सक्राइबर ने पूछा था, अभी भी देखिएगा HDFC बैंक ने बाजार रोका और HDFC लिमिटेड ने, दोनों की रेशो है, बट HDFC बैंक भी हो गया, बट ठीक है, यहाँ पे 5-10 रुपये और चलने के बाद भाई अब HDFC बैंक कल भी आपको हो सकता है ऊपर प्रॉफिट बुकिंग का शिकार हो जाए। ICICI बैंक थोड़ा सा संभालेगा, देखते हैं कितनी देर संभालेगा। ITC 334 रुपये मुझे यहाँ पर भी नहीं लग रहा। और SBI में तो देखिएगा फुली वैल्यूड है, यहाँ से 10% की करेक्शन कभी भी हो सकती है। और PSU के अंदर बाकी जो PSU शेयर्स हैं उनमें भी गिरावट तभी होगी जब SBI टूटता हुआ नजर आएगा। रिलायंस 2442 रुपये, बहुत लोगों को लगता है बहुत अच्छा रिजल्ट आ गया। 2500 के ऊपर जैसे जाएगा 2520-30 रुपये फिर सेलिंग शुरू। बजाज फाइनेंस लगातार 6000 के नीचे बना हुआ है। HUL 2548 पे, बढ़िया नेटवर्क है भाई, वैल्यूशन इतनी महंगी है, ठीक है सस्टेनेबल है, पर ये नहीं है भाई बहुत तेजी खेलने के लिए थोड़ी ना। HUL का भैया ऑप्शन बेचते रहो, ऊपर की कॉल बेच दो, नीचे की बुड बेचते रहो, एंजॉय करते रहो। और कॉल जब भी बेचो तो एक हफ्ते महीने आगे जब भी जाओ तो भाई इसकी एक रिटर्न कैलकुलेट कर लो कि भाई HUL 1 महीने में एक रिटर्न देगा लगभग 1.5%, तो 1.5% ऊपर की ले जाके कॉल बेच दो, और ज़्यादा गिरेगा भी नहीं तो 1.5-2% नीचे की पुट बेच लो भैया। जो ऑप्शंस वाले जो सेलर्स हैं ना वो बढ़िया पैसे बनाते हैं इसी तरीके से, ऐसे दिग्गज शेयर्स के अंदर। इन्फोसिस में 1525 का भाव है, 1460 रुपये आया तो मुझे फिर बाय बनता है। यहाँ पर भी मुझे लगता है ऊपर जैसे ही जाएगा सेलिंग का शिकार हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि जो संकट के बादल हैं वो छट गए हैं। देखिएगा अमेरिका में तो लोग मंदी चिल्लाते रहेगी, रिसेशन, लेकिन उस रिसेशन में भाई साहब रिजल्ट हो गया हमारी कंपनी हो गया खराब। लोग कह रहे थे हमारी कंपनी तो आइसोलेट में है, हमारी कंपनी तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, अमेरिका के बाजार कुछ कर लें हमारी कंपनी में कुछ नहीं होगा। भाई इंडेक्स ही तो नहीं गिरा हमारा, लेकिन कंपनी हो गई जो शेयर्स आपने खरीद रखे पोर्टफोलियो की तो हालत देख लो आप। तो जो है समझदारी से काम करना पड़ता है। और ये देख लो कि यूएस की रिसेशन, यूएस के तो अंदर इंडेक्स में आ गया, हमारे इंडेक्स में नहीं आया। हमारे यहाँ पे क्या हुआ, इंडेक्स को तो मैनेज कर रखा है और कंपनियों के भाव उड़ा दिए। तो इंडेक्स में तो 10 कंपनियां लीड कर रही हैं, वो 10 कंपनियां ऊपर नीचे करके कर लेती है एडजस्ट। आप उनको देख के लगता है हाँ यार तेजी हो गई, मंदी हो गई। और जो स्मॉल कैप और मिड कैप के जो शेयर्स आपके पोर्टफोलियो में, आपके पोर्टफोलियो में कोई वो 10 शेयर थोड़ी ना है, बाकी शेयर्स भी तो है। और इंडेक्स ने भी कोई रिटर्न थोड़ी ना दिया, ऊपर कर लेते हैं, एडजस्ट कर लेते हैं। आज भाई 4 शेयर ऊपर कर लेते हैं, 4 शेयर नीचे कर लेते हैं, लेकिन होता क्या है, स्मॉल कैप मिड कैप के शेयर्स को तोड़ते जा रहे हैं। नेस्ले 19,200, उसके बाद एडवांस डिक्लाइन। फिर देख लो जब बाजार ठीक था तो क्यों भाई एडवांस डिक्लाइन क्यों खराब हो रही है रोज, आपको बता रही ना, आपके बाजार का रुख बता रही है। कोल इंडिया, पावर ग्रिड, HDFC चल रहे थे ठीक है जी। HUL टूट गया था 3.83 पर 1-2 दिन पहले, भाई ये मजबूत था। एशियन पेंट्स में देखो हाई पी वैल्यूशंस थी और मैंने कहा जी 2500 का भाव आ सकता है, तो एक व्यूअर ने कहा सर 2500 पक्का आएगा। भाई पक्का कुछ नहीं होता बाजार में, मुझे लग रहा है 2500 तक आ सकता है, ठीक है जी। मैं कल परसों बात कर रहा था, एक जुबिलेंट इंग्रीविया नाम का शेयर है, आपके साथ मैंने वो शेयर भी किया, तो मुझे तो वो यार वो 480 पे अच्छा लग रहा था, लेकिन मैं सारा एनालिसिस करने के बाद मुझे लग रहा है 450 भी आ सकता है। और 2-3 दिन, मतलब मैं 15 दिन पहले कह रहा था कि भाई 500 रुपये के आसपास खरीद लेना, तो 2-4 व्यूअर कह रहे थे सर क्यों मजाक कर रहे हो, 500 रुपये का भाव आएगा क्या जुबिलेंट इंग्रीविया में।
जिस दिन 500 रुपये का भाव आ गया ना, उसी दिन मैंने एक वीडियो अल्फा के साथ शेयर की थी और मैंने कहा कि यार मैं ना शायद 480 के आसपास खरीदना शुरू करूंगा। तो कल 480 का भाव पे मैंने लिए भी थे, फिर वो शेयर भी किए थे। तो जब वो 480 से लिया तो हाल 488-89 के आसपास बंद हुआ। लेकिन वो शेयर्स लेने के बाद मेरा यार फिर और फर्दर इवेल्यूट किया तो मुझे लग रहा है यार, जब इतने स्पेशलिटी केमिकल के अतुल के ऐसे खराब रिजल्ट हैं, मेघमनी का तो साफ ही हो गया, कुछ और केमिकल कंपनीज यार इतना खराब रिजल्ट दे रही हैं, मैन्युफैक्चरिंग खराब दे रही हैं। जुबिलेंट एनग्रीव का तो पिछली बार भी रिजल्ट खराब था, तो यार रिजल्ट इस बार खराब हो गया। तो जिन्होंने तेजी की पोजीशन बना रखी है यार, वो तो एक बार सेलिंग करके 450 भी ला सकते हैं और थोड़े से रिजल्ट खराब हुए तो 420 और 410 का भाव भी दिखा सकते हैं। तो क्या मैं गलत था कि भाई मैंने 480 में ले लिया तो ले लिया, पर अब क्या है, अब इंतजार करेंगे। ऊपर जाएगा तो भैया माल पड़ा हुआ है और नीचे जाएगा तो पैसे पड़े हुए हैं। तो सिंपल सा तरीका यही है, ऊपर जाए तो माल पड़ा है, नीचे जाए तो पैसे पड़े। भाई ओवर एक्साइटमेंट में थोड़ी ना लिया है, ओवर एक्साइटमेंट में तो एक ही शेयर ले रखा है, वो आपको मैंने बता ही दिया। निफ्टी बैंक 42,506 177 पॉइंट दे भाई। निफ्टी ने क्या था, HDFC बैंक ने संभाल रखा था। अब कैंडल क्या बढ़िया बनी है भाई, बुल्स और बियर्स की लड़ाई बीच में रुक गई कैंडल, और कैंडल रेड बनी। बस लास्ट में यही हो रहा था, ग्रीन बनेगी रेड बनेगी, ग्रीन बनेगी रेड बनेगी, क्योंकि जो ओपनिंग प्राइस है उसी के आसपास बाजार था 42,516 42,506 पे। 16 से ऊपर बंद हो जाता तो ये ग्रीन हो जाती। कैंडल तो ऐसी ही रहती देखने में, लेकिन वो ग्रीन हो जाती। अगर अब 16 के नीचे बंद हुआ है तो रेड हो गई। तो इसका मतलब बराबर की लड़ाई हुई ओपनिंग प्राइस से क्लोजिंग प्राइस पे, पर यहाँ बेस बनाकर बाजार थोड़ा सा ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। और बैंकों के रिजल्ट अच्छे हैं भाई, ले जाओ, कहाँ तक ले जाओगे, 43,000 ले जाओगे, 43,100 वहाँ से फिर उतरना है। तो कहते सर रिजल्ट इतने अच्छे फिर क्यों उतरेगा? भाई रिजल्ट तो अच्छे हैं, जो पैसा बांटा है ना उसकी रिकवरी की भी तो टेंशन हो जाएगी थोड़े दिन में। और इस ग्रोथ को मेंटेन कैसे करोगे अगले 2 क्वार्टर 3 क्वार्टर में? तो अभी तो सेट्स क्वालिटी के रिस्क इसलिए नहीं आ रहे क्योंकि तुमने कोविड टाइम में अच्छे प्रोविजन बना लिए थे, अब कम प्रोविजन के भी काम चल रहा है। लेकिन ICICI बैंक ने बड़ी सचेत तरीके से बात की, उन्होंने अपना प्रोविजन धीरे से ऊपर बढ़ा लिया बजाय कि ज़्यादा प्रॉफिट दिखाने के। तो कुछ इंडिकेशंस मिल जाते हैं जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट को आप एनालिसिस करोगे। तो HDFC बैंक, ICICI बैंक, SBI बैंक ऑफ बड़ौदा, एक्सिस बैंक सब तेज थे, लेकिन मेन तो जान फूक रखी थी HDFC बैंक ने, उसको देख के बाकी चल रही है। कोटक महिंद्रा बैंक जो है, हमने कुछ अपने व्यूअर्स को भी एडवाइस की हुई है, 1740 की पुट भी हमने सेल करवाई हुई है। पहले हमने 1800 की पुट भी सेल करवाई थी, लेकिन जब हमें थोड़ा सा लगा कि 1830-40 के आसपास गया, हमें दोबारा लगा कि यार इसमें वीकनेस आ सकती है, तो हमने कहा उसमें प्रॉफिट बुक कर लो और थोड़ा इंतजार करो, नीचे आएगा तो फिर दोबारा पुट बेचेंगे। तो अभी परसों जो है, मतलब ये जो पुट जो राइटिंग हुई ये थर्सडे के दिन की थी बजाय के फ्राइडे के, लेकिन हाँ फ्राइडे में भी ये कमज़ोर था। फेडरल बैंक, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, PNB, IDFC फर्स्ट बैंक कमजोर थे। और कुल मिलाकर 2000 करोड़ की देखिएगा FIs ने सेलिंग कर दी 20 तारीख को, लेकिन FIs कैश में माल बेच रहे हैं। DIs ने बचा लिया, बचा लो। FIs ने कहा यार ये तो DIs तो खरीद रहे हैं तो अपने शॉर्ट कवर कर लो, नहीं करे शॉर्ट और बिल्डअप कर, सॉरी शॉर्ट कवर किए थे। यहाँ पे 19 तारीख के फिगर है, 20 की नहीं है मेरे पास। और यहाँ पर भी हाँ, पर हालांकि यहाँ पे शॉर्ट कवर किए हैं इन्होंने, लेकिन ऑप्शंस की फिगर बहुत बड़ी बाइंग की आ रही है। तो ये थोड़ा सा लगता है कि भाई एक बार बाजार के अंदर बाइंग की है तो हो सकता है एक बार तेजी को ऊपर खींच लेंगे, इन कॉल को बेच के दोबारा पुट खरीद लेंगे, फिर बाजार को नीचे ले आएंगे। तो इसकी संभावना है कि शुरुआत हफ्ते की अच्छी हो, लेकिन अंत होते होते बाजार को नीचे उतार दिया जाएगा, इस बात की पूरी संभावना हमें लगती है। पुट कॉल रेशो, निफ्टी की पुट कॉल रेशो है ही नहीं, तो इसका मतलब ये भी इंडिकेट कर रहा है कि भाई बाजार को 1 की पुट कॉल रेशो तक लेके जाना है तो थोड़ा सा तेज हो सकता है। बैंक निफ्टी की पुट कॉल रेशो भी 1 से नीचे उतर गई है। तो अभी पुट राइटर ने लिखी नहीं, पुट राइटर को फंसाएंगे कैसे? जब पुट राइटिंग होगी तो पुट राइटिंग कब आएगी? जब थोड़ा बाजार ऊपर जाएगा जब तो पुट राइटर का कॉन्फिडेंस आएगा। पुट राइटर का कॉन्फिडेंस आने दो, फिर बाजार को उतारा जाएगा। तो मुझे लगता है कि बाजार की शुरुआत हो सकता है कि ठीक हो, बाद में बाजार तो आना देखिएगा निश्चित है। और बाजार में मैं खाली ये नहीं बोल रहा, मैं तो डेटा भी बता रहा हूँ आपको, रिजल्ट भी बता रहा हूँ, इकोनॉमी की पिक्चर भी आपके सामने। और सीधी सी बात है यार, ये समझ लो ना, जब अदानी ने OFS से अपनी इक्विटी डाइल्यूट कर ली ना इस साल के अंदर, तो भाई ध्यान रखो ना, इलेक्शन की तैयारी हो रही है ना भाई। बीजेपी पैसा कहाँ से खर्च करेगी? कांग्रेस पैसा कहाँ से खर्च करेगी? आम आदमी पार्टी कहाँ से पैसा खर्च करेगी? चंदे से करेगी। चंदा कोई आम आदमी दे रहा है क्या यार उनको? चंदा तो बिजनेसमैन ही देगा। तो बिजनेसमैन कहाँ से देगा? वो अपनी बैलेंस शीट को सबसे पहले ठीक करेगा ना, अपनी लिक्विडिटी ठीक करेगा। देना तो है ही ना भाई, एक बार दे के 5 साल काम भी तो करना है। तो ये तो भाई इंडिया का जो सिस्टम है, पॉलिटिकल सिस्टम, उसमें फंडिंग कहाँ से होगी? कॉर्पोरेट फंडिंग ही तो होगी। और कॉर्पोरेट के लिए भी सरकार ने यार कितना किया है, आपके लिए थोड़े ना कुछ किया है। आपसे तो आज भी इनकम टैक्स 30% लेती है, कंपनी को इनकम टैक्स घटाया ना, 25% किया ना।
अब देखो कंपनी को 5% कम दिया, कंपनी के पास तो सामर्थ्य भी है, ब्रांड नेम भी है, सब कुछ है, वो पैसा कमाएगी और केवल 5% आपसे कम टैक्स देगी। आप अकेले खुद मेहनत करोगे और फिर भी आपको 30% देना है। तो ये आप तो समझिए ना कि भाई कॉर्पोरेट की तो हेल्प की है ना। और कॉर्पोरेट की ऐसे देखिए, पहले डिविडेंड हमें मिलता था, टैक्स फ्री मिलता था, बड़े आराम से करते थे, कंपनी टैक्स भरती थी, हम भी एंजॉय करते थे। अब कंपनी डिविडेंड तो उतना ही देती है और टैक्स भी हमें देना है। और अब कंपनी को देखो टैक्स भी माफ़ कर दिया, डिविडेंड का कितना मौज हो गई। तो भाई, और अगर मान लीजिएगा ये टैक्स ज़्यादा होते तो आम आदमी को जीएसटी कम देना पड़ता। तो सरकार कह रही भाई तुम आटा खाओगे ना, आटे पे भी जीएसटी लूंगी, तुम दाल खाओगे ना तो मैं दाल पे भी जीएसटी लूंगी, तुम बिस्कुट खाओगे ना उस पर भी जीएसटी लूंगी। मतलब जो आदमी बिल्कुल लोअर मिडिल क्लास से रिलेटेड आइटम्स हैं उन पे भी जीएसटी लगेगा। बट सरकार ने कहा उनको ठीक है कि जीएसटी देना पड़ता है, लेकिन सरकार की जो वसूली है वो जीएसटी से मतलब पूरे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से है। सरकार की ये मंशा नहीं है कि ज़्यादा अमीर लोगों को ज़्यादा परेशान किया जाए, यानी कि जो कॉर्पोरेट लेवल पे काम करते हैं। क्योंकि अमीर आदमी यार इंडिविजुअल पे तो काम करेगा ना, तो कंपनी बना के काम करेगा और कंपनी देगी टैक्स 25%। और जो मिडिल क्लास है या बाकी जो लोग हैं वो इंडिविजुअल बेसिस पे काम करेंगे, भाई तुम प्रॉफिट कमा लो तो 30%। तो जनरली जो एडवाइजर्स हैं वो भी क्या एडवाइस करते हैं, भाई कोई धंधा करना है एचयूएफ में मत करो, पार्टनरशिप में मत करो, अरे तुम एक कंपनी बनाओ ना, कंपनी में दो ना टैक्स। और ज़्यादातर जो पहले जो कंपनी बनती थी टैक्स सेविंग से, वो ज़्यादातर मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने बहुत अच्छा एक्शन लेते हुए उन पर प्रहार करते हुए